Okay, guys, so let us start with a new chapter. Basically, it's not exactly something new. We have been talking about colonialism in India, right? इंडिया में colonialism के बारे में तो हम लोग बात करते आ ही रहे हैं. तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पूरे इंडिया पर कब्जा किया, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया पूरे इंडिया में. फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी हमने देखा किस तरीके से वो जो है इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता था, भेदभाव करता था. तो इन सभी पहलुओं को देखा हमने, राइट? किस तरह के कानून उन्होंने बनाए, किस तरह के लॉज उन्होंने बनाए, ये सब हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू फोकस एट द इफेक्ट ऑफ लाइक कॉलोनियलिज्म ऑन रूरल लाइफ एंड सोसाइटी. कि ग्रामीण क्षेत्र के जीवन और समाज पर क्या असर पड़ा ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, इसको हम लोग जो है कर्सरी तरीके से जो है बेसिकल इन सबको देखेंगे हम. अब ब्रिटिशर्स वगैरह इन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव किया, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री वगैरह की एक्टिविटी में भी काफ़ी बदलाव किया. और जो भी पॉलिसीज इन्होंने बनाई, उनका एक मेन जो गोल था वो था ब्रिटिश इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, ब्रिटिश हितों को जो है इंडिया में बढ़ावा देना. ओके, अब हम देखते हैं कैसे. अब यूरोपियंस के आने से पहले इंडिया का ग्रामीण जीवन काफी आसान था. ओके, जो इंडियन विलेजेस जो थे वो मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब कि वो लगभग आत्मनिर्भर थे इंडिया के गांव वगैरह. पेजेंट फैमिलीज कल्टिवेटेड द लैंड एंड पेड अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द रूलर्स एज रेवेन्यू. जो किसानों की जो फैमिलीज होती थी वो जमीन पर खेती करते थे और जो भी उपज होती थी उसका एक हिस्सा जो है वो शासक को दे देते थे टैक्स के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर. ठीक है भाई, जो भी उपजाएंगे उसका एक हिस्सा दे दिया हमने. यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, तो इसमें जो रेवेन्यू जो नॉर्मली होता था वो गांव का जो प्रमुख हो गया, विलेज हेडमैन, वो वसूल के रखेगा, या फिर कुछ जो है इंटरमीडियरीज हुआ करते थे, कुछ बिचौलिए वगैरह हुआ करते थे, वो इसको कलेक्ट किया करते थे. तो डिफरेंस देखो, यहाँ पर रेवेन्यू जो है या टैक्स जो है वो काइंड में पे किया जा रहा है, मतलब जो चीज भी उपजा उसका एक हिस्सा जो है वो जो रूलर है उसका हो गया. ठीक है, जो भी उपजा हुआ खेत से उसका एक हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दे दिया गया, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो है क्या होता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका बदल जाता है. कैसे? तो पहली बात, रेवेन्यू वाज नाउ कलेक्टेड एज ए फिक्स्ड अमाउंट. तो रेवेन्यू जो है वो एक फिक्स अमाउंट के तौर पर जो है वो वसूला जाता है. पहले क्या था, उपज का एक हिस्सा, तो जितना उपज होगा उसका एक हिस्सा लिया जाएगा. लेकिन अब ये जो है ये फिक्स्ड अमाउंट हो गया बेसिकली. ये आपकी उपज जो भी हो, लेकिन इतना रुपये जो है आपको टैक्स में भरना ही है. ओके, अब किसान को चूंकि अब रेवेन्यू जो है वो कैश में भरना पड़ रहा है, नकद में भरना पड़ रहा है, तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो वही फसल उपजाएंगे जो कि मार्केट में बेची जा सके. तो इससे क्या हो जाएगा, तो जो सेल्फ सफिशियंसी वाला क्लॉज हमने देखा था यहाँ पर, ये सेल्फ सफिशियंसी धीरे धीरे घटती जाएगी. क्योंकि अब आपके ऊपर आपकी मजबूरी क्या हो गई कि आप वही फसल लगाएंगे जो कि आप मार्केट में बेच सकें. तो आपकी बाकी जरूरतों की चीज के लिए आपको खरीदना पड़ेगा. अभी भी देखते हो ना, जैसे अभी के टाइम में भी क्या होता है, गांव में जो है आदमी गेहूं या चावल वगैरह खेत में उपजाता है और बाकी जो है दाल से लेके मसाला वगैरह सब कुछ जो है वो कहाँ से लेता है, शॉप से लेता है ना. दैट इज द काइंड ऑफ. तो इस तरह से हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है बाहर पे. तो अंग्रेजों के समय में जो है नया रेवेन्यू सेटलमेंट तैयार किया गया. ठीक है, लैंड रेवेन्यू के लिए नई सेटलमेंट्स तैयार किए गए. अब चूंकि प्राइमरी मोटिव इनका क्या था, किसी भी इंपेरियल पावर की तरह, किसी भी जो है साम्राज्यवादी शक्ति की तरह, इनका मोटिव क्या था, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, जमीन से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, राइट? लेकिन दैट कुड नॉट बी अचीव्ड विदाउट अ वायबल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. जब तक एक प्रॉपर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नहीं रहेगा तब तक जो है ये कैसे हो पाएगा कि आप मैक्सिमम जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने 3 तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने जो 3 अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इंट्रोड्यूस किया. एक था जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट. तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट ये बंगाल में, रिमेंबर इन बंगाल प्रोविंस, बिहार वगैरह भी उसी का हिस्सा था. और आप में से ज्यादातर जो हमारे लोकल होंगे, हम लोगों ने जो है दरभंगा महाराज जैसे लोगों का नाम सुना होगा ना, तो ये सब क्या थे, एक्चुअली जमींदार थे. ठीक है. दूसरा सिस्टम था रैयतवाड़ी सिस्टम, ये मद्रास एंड बॉम्बे. फिर महालवाड़ी सिस्टम, ये पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में.
ये हुआ। तो इस तरह से तीन अलग अलग सिस्टम। तो हम लोग पहले अब परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट वाला जो सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे? बंगाल में 1793 में। और इसके मेन प्रोविजंस क्या थे, इसके अंदर प्रमुख प्रावधान क्या सब थे, देख लो भाई। पहली बात, द जमींदार्स वर मेड द ऑनर्स ऑफ द लैंड। जमींदार सबको जमीन का मालिक बना दिया गया। दे वर्कड एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। वो सरकारी एजेंट के तौर पर काम करते थे एक तरीके से लैंड रेवेन्यू, जमीन का टैक्स वसूल करने में। ओके, द जमींदार्स हैड टू पे अबाउट 89% of the collected land revenue to the government। जमींदार जो है वो जितना भी लैंड रेवेन्यू वसूलेगा उसका 89% जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो जमींदार के पास कितना रह गया? तो वेल दे वर परमिटेड टू रिटेन 11% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड। उनको जो है 11% रेवेन्यू का जो है वो रखने की इजाजत थी। लैंड रेवेन्यू जो होता था, लैंड रेवेन्यू जो होता था दैट वाज फिक्स्ड फॉर 10 इयर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस। तो मतलब कि किसी भी जमींदार के अंदर के एरिया का जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसको जो है 10 साल के लिए जो है फिक्स कर दिया जाता था। दूसरी तरफ द जमींदार्स वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स ऑफ द जमींदारी। जमींदार को जो है हेरिडिटरी राइट दिया जाता था, मतलब कि बाप जमींदार है तो फिर उसका बेटा जो होगा वो भी वही जमींदार बनेगा। तो ये हेरिडिटरी राइट्स हो गए, खानदानी अधिकार। अब परमानेंट सेटलमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इसकी सीमितताएं थी। पहली बात कि इसने एक नया जो है जमींदार का वर्ग तैयार कर दिया, लैंडलॉर्ड का, नए भूस्वामी का एक वर्ग तैयार किया जमींदार के तौर पर, जो कि ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल अलाइज बन गए, मतलब कि राजनीतिक उनके सहयोगी बन गए। अलाइज मतलब होते हैं सहयोगी, तो ये उनके राजनीतिक, ब्रिटिशर्स के राजनीतिक सहयोगी हो गए ये जमींदार। अब many of the westlands and forests were brought under cultivation। इस पीरियड में क्या किया गया? तो बहुत सारा जो वेस्टलैंड था जिस पर की खेती नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, या फिर जंगल का एरिया था, फॉरेस्ट, इन सबको खेती के अंदर लाया गया। अब चूंकि अब इसका देखो फायदा जो होगा वो जमींदार को होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब परमानेंट सेटलमेंट जो था ये काफी मतलब ऑपरेसिव असेसमेंट था इसका, मतलब कि टैक्स जो असेसमेंट जो टैक्स किया गया था कि इतना उपज होगा, इसका इतना टैक्स होगा, ये काफी जो है किसानों के विपरीत, या कह सकते हो काफी जो है किसानों के हितों के विपरीत जो है ये तैयार किया गया था। और टैक्स जो वसूली होता था वो भी काफी ऑपरेसिव मेथड से होता था, काफी दमनकारी तरीकों से होता था। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक तो मान लो कि काफी ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया है, राइट, काफी ऑपरेसिव जो असेसमेंट हुआ, मतलब क्या हो गया? आपने काफी बढ़ा चढ़ा के टैक्स लगा दिया है, राइट। आपने ये समझ लिया कि किसान जो है सोना ही उपजा रहा है खेत से। तो इस तरफ टैक्स का वसूली जो होगा वो भी काफी जो है कठोरता के साथ होता था। तो ऐसे में जो है जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, जो एक्चुअल जो है खेती करने वाले जो थे जमीन पे, उनकी कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि जमींदार उनको कभी भी हटा सकता था। दे कुड बी एविक्टेड बाय द जमींदार्स। एविक्टेड मतलब खाली करवाना, तो उनको जो है जमींदार के द्वारा खाली करवाया जा सकता था अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज पर, अगर वो अपना ड्यूज क्लियर ना कर पाए तो। अब देखो लॉन्ग रन में ये जो सेटलमेंट था इट बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन द गवर्नमेंट। लंबे टर्म में बोलो तो ये सेटलमेंट जो था, ये सिस्टम जो था, इसे जमींदारों को एक्चुअली सरकार से ज्यादा फायदा पहुंचाया। क्यों? जैसे हम लोगों ने वेस्टलैंड और फॉरेस्ट की बात की ना, तो जब कल्टीवेशन के अंदर का एरिया जब बढ़ रहा था तो ये रेवेन्यू जो है सीधा जो है किसानों से वसूला तो जाएगा, लेकिन ये सीधा किसके पास रह जाएगा? जमींदार के पास रह जाएगा, जबकि उनको सरकार को जो पे करना है वो अमाउंट जो है वो फिक्स रह जाएगा। So well, that was about like जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। हम जो है फिर अगले सेशन में रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सेटलमेंट्स को देखेंगे, और फिर हम जो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को देखते हुए जो है आगे मूव करेंगे। ओके, बाय बाय।